नमस्कार। हिंदी बीए द्वितीय वर्ष की इस कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज जिस विषय पे मुझे चर्चा करनी है उस विषय पर बातचीत करने से पहले मैं पाठ्यक्रम पर एक संक्षिप्त चर्चा कर लेना बेहतर समझता हूँ। गोरखपुर विश्वविद्यालय के द्वारा बीए द्वितीय वर्ष का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसका जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उसके अंतर्गत आप सभी को 2 उपन्यासों एवं 2 कहानी संग्रहों का अध्ययन करना है। उपन्यासों में प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया उपन्यास कर्मभूमि एवं अमृतलाल नागर के द्वारा लिखा गया उपन्यास मानस का हंस का अध्ययन आपको करना है। वहीं कहानी संग्रह के रूप में आपको कथा स्वर एवं 7 कहानियों का अध्ययन करना है। तो यह आपका पाठ्यक्रम है और आप इस पाठ्यक्रम पे अगर गौर करें तो आपको इस बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में कथाओं का अध्ययन करना है। जी हाँ, वही कथाएं, वही कहानियाँ, वही किस्से जिनसे हमारा बचपन से ही गहरा जुड़ाव रहा है। मैं जब कहानियों की बात कर रहा हूँ तो आपको अपने बचपन में पढ़ी गई हुई तमाम कहानियाँ याद आ रही होंगी। मित्रों, आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है हिंदी उर्दू के विश्व प्रसिद्ध कथाकार मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया उनका एक महत्वपूर्ण उपन्यास कर्मभूमि। हिंदी साहित्य में प्रेमचंद एक ऐसा नाम है जिसे हिंदी साहित्य को न जानने वाला व्यक्ति भी जानता है। उन्होंने 14 उपन्यास, 300 से अधिक कहानियाँ, बच्चों के लिए बाल साहित्य, जीवनी, नाटक, अनेक पुस्तकों का उन्होंने अनुवाद किया और इसके अलावा उन्होंने कई सारे वैचारिक लेख भी लिखे। प्रेमचंद का हिंदी साहित्य में इतना महत्वपूर्ण स्थान है कि जब कहानियों और उपन्यासों का वर्गीकरण किया जाता है तो वह प्रेमचंद जी को ही आधार मान करके किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए प्रेमचंद पूर्व कहानी, प्रेमचंद कालीन कहानी, प्रेमचंद उत्तर कहानी, इस तरीके से कहानियों का वर्गीकरण किया गया है। एवं इसी तरह का वर्गीकरण उपन्यासों के संदर्भ में भी किया गया है। इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि हिंदी साहित्य में प्रेमचंद का कद कितना बड़ा है। जब हम उनकी कहानियों की बात कर रहे हैं तो उनके द्वारा लिखी गई कई सारी कहानियाँ आपके ज़हन में आ रही होंगी, चाहे वो ईदगाह हो, चाहे वो मंत्र कहानी हो, या फिर पंच परमेश्वर कहानी हो, या पूस की रात कहानी हो, या फिर कफन कहानी जो बाद में काफ़ी विवादों में रही। तो कई सारी उनकी कहानियां हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हुई और उन्हें न सिर्फ हिंदी भाषी बल्कि गैर हिंदी भाषी लोगों ने भी बड़े ही प्रेम से उनको पढ़ा और उनसे आनंदित हुए। अगर हम उनके उपन्यासों की बात करें तो उनके जो आरंभिक उपन्यास थे वह उर्दू भाषा में लिखे गए थे और उनका जो आखिरी उपन्यास था वह गोदान था। प्रेमचंद के जो उपन्यासों का सफ़र है वह आदर्श की स्थिति से
यथार्थ की तरफ आगे बढ़ता है। शुरू में प्रेमचंद अपने लेखन में काफ़ी आदर्शवादी थे, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वह यथार्थवाद की तरफ मुड़ते चले गए। गोदान उनका बिल्कुल यथार्थवादी रचना है और इसीलिए वो उनके लिखे गए सारे उपन्यासों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भी है। यह तथ्य मैं यहाँ इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि जो कर्मभूमि उपन्यास है वो ठीक गोदान से पहले लिखा गया है। 1932 में इस उपन्यास की रचना प्रेमचंद ने की और अपने इस समय में जो तत्कालीन राजनीतिक वातावरण थे, जो तत्कालीन महत्वपूर्ण राजनीतिक आंदोलन चल रहे थे, समाज में सुधार के जो आंदोलन चल रहे थे, समाज को बेहतर बनाने के जो आंदोलन चल रहे थे, जो एक विचारधारा चल रही थी, देश को स्वतंत्र कराने की एक जो चेतना आम जनमानस में व्याप्त हो रही थी, उन सभी बातों का उनके इस उपन्यास में यथार्थवादी चित्रण मिलता है। आप एक तरह से कह सकते हैं कि यह आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास है। तो इस दृष्टिकोण से हम इस उपन्यास पर विचार करेंगे, अपनी बात रखें। उपन्यासों पे जारी इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम थोड़ी बातचीत कथाकार प्रेमचंद जी के बारे में कर लेते हैं। प्रेमचंद जी का जन्म वाराणसी से 5 मील दूर लम्ही गांव में हुआ था। इनके पिता अजायब लाल श्रीवास्तव जी ने इनके बचपन का नाम धनपत राय और इनके ताऊ ने इनका नाम नवाब राय रखा था। इनका जन्म सन 1880 ईस्वी में हुआ था। 8 वर्ष की उम्र में यानी 1888 ईस्वी में इनकी आरंभिक शिक्षा दीक्षा बगल के लालपुर गांव के एक मौलवी साहब के द्वारा उर्दू फारसी में आरंभ होती है। सन 1896 ईस्वी में प्रेमचंद काशी के क्वींस कॉलेज में 9वीं कक्षा में एडमिशन लेते हैं और 1899 ईस्वी में वे एंट्रेंस एग्ज़ाम 2nd डिवीज़न में उत्तीर्ण करते हैं। 1890 ईस्वी में ही उनकी नियुक्ति बहराइच जिले के डिस्ट्रिक्ट स्कूल में अध्यापक के रूप में हो जाती है। तो यह उनके जीवन का एक संक्षिप्त परिचय था, उनके विद्यार्थी जीवन का एक परिचय था। अब अगर हम उनके लेखकी जीवन की बात करें तो इसका आरंभ सन 1903 से होता है। प्रेमचंद जी आरंभ में उर्दू भाषा में लिखा करते थे। उनकी जो आरंभिक कहानियां हैं, उन उपन्यास है, वो उर्दू भाषा में ही हैं। प्रेमचंद जी का जो एक महत्वपूर्ण काव्य कहानी संग्रह है जो सोजे वतन के नाम से प्रकाशित हुआ था, वह अंग्रेज सरकार के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया। उस पे यह आरोप था कि इसमें राष्ट्रद्रोह की भावना भड़काने वाली भावनाएं हैं और विचार हैं। तो अंग्रेजों के लिए यह राष्ट्रद्रोह की बात थी, लेकिन अगर हम भारतीयों की दृष्टि से विचार करें तो यह देशभक्ति की भावना और उससे संबंधित विचारों से युक्त कहानियां थीं, जिनके कारण अंग्रेज सरकारों ने इसे प्रतिबंधित कर दिया, इसकी प्रतियों को जब्त करवा दिया और इसकी 700 प्रतियों को जलवा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने उनकी रचनाओं को भविष्य के लिए भी सेंसर कर दिया। सेंसर करने का तात्पर्य यह था मित्रों कि अब भविष्य में प्रेमचंद
जो भी लिखेंगे उन्हें प्रकाशित करने के पूर्व अंग्रेज गवर्नमेंट के सामने प्रस्तुत करना होगा और सरकार ये तय करेंगी कि इसमें से कितना और किस रूप में प्रकाशित होना है। अंग्रेज सरकार का यह प्रतिबंध प्रेमचंद के भीतर जो देश प्रेम की भावना थी और कलम के माध्यम से जो उनका संघर्ष था वह उन्हें रोक नहीं सके। उन्होंने इस परिस्थितियों के बीच में एक रास्ता निकाला और उन्होंने अपना एक नया नामकरण किया। मित्रों, अब तक उर्दू साहित्य में प्रेमचंद, धनपत राय और कहीं कहीं नवाब राय के नाम से सक्रिय थे, किंतु अंग्रेज सरकार के द्वारा प्रतिबंधित कर दिए जाने के बाद उन्होंने प्रेमचंद के नाम से अपना एक छद्म नामकरण किया। मित्रों, कौन जानता था कि प्रेमचंद नाम का ये छद्म नामकरण एक दिन हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर बन जाएगा। यदि हम प्रेमचंद के लेखकी जीवन के कालखंड पे गौर करें तो सन 1880 में जन्म लेने से लेकर के और 1836 जिस सन में उनकी मृत्यु हुई थी, यह जो पूरा का पूरा कालखंड था, भारतीय इतिहास का सर्वाधिक उथल पुथल का यह दौर है। एक तरफ देश में स्वतंत्रता संग्राम की जो भावना है वह मजबूत हो रही थी। लोगों का यह विचार दृढ़ होता जा रहा था कि हमें अंग्रेज शासन के अधीन रहते हुए अपनी समस्याओं से मुक्ति नहीं मिल सकती, हमें हर कीमत पे आज़ादी मिलनी ही चाहिए। दूसरी तरफ समाज में जो समस्याएं मौजूद थीं, सबसे बड़ी समस्या भेदभाव की थी, जात पात की थी, अंधविश्वास की थी, जो हमारे समाज की एकता को अंदर से खोखला कर रही थी और हमारी जो प्रगतिशीलता है उस पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ी कर रही थी। तो इस पूरे दौर में ही प्रेमचंद का जन्म होता है, उनकी पढ़ाई लिखाई होती है और उनके लेखकीय व्यक्तित्व का विकास होता है। प्रेमचंद अपने विचारों में सबसे अधिक महात्मा गांधी से प्रभावित होते हैं और यहाँ तक प्रभावित होते हैं कि वह उनके आह्वान पे अपनी सरकारी नौकरी छोड़ करके पूर्ण रूप से अपने कलम के द्वारा राष्ट्र सेवा से जुड़ जाते हैं। प्रेमचंद का जो पूरा का पूरा साहित्य है वह गांधीवादी विचारधारा को ही स्थापित करता है। इस आग्रह के कारण गांधीवाद का जो प्रभाव था प्रेमचंद जी के ऊपर, प्रेमचंद स्वयं को गांधी जी का चेला कहा करते थे। ऐसा उल्लेख उनकी पत्नी शिवरानी देवी ने अपने लेख प्रेमचंद घर में किया कि प्रेमचंद स्वयं को गांधी जी का चेला मानते थे। तो उनके ऊपर उनकी विचारधारा का इतना अधिक प्रभाव था कि साहित्य में प्रेमचंद गांधीवाद के साहित्यिक प्रवक्ता तक कहे गए। मित्रों, अगर किसी लेखक को समझना हो तो हमें उस लेखक की उस अवधारणा से परिचित होना होगा कि वह साहित्य को किस नज़रिए से देखता है। इस संदर्भ में जब हम प्रेमचंद को देखते हैं तो उनका यह कथन जो उन्होंने प्रगतिशील लेखक संघ की बैठक जो लखनऊ में आयोजित हुई थी उसमें अध्यक्षीय उद्बोधन के रूप में उन्होंने कहा था कि हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें उच्च चिंतन हो, स्वाधीनता का भाव हो, सौंदर्य का सार हो, सृजन की आत्मा हो,
जीवन की सच्चाइयों का प्रकाश हो, जो हम में गति, संघर्ष और बेचैनी पैदा करे, सुलाए नहीं, क्योंकि अब और ज्यादा सोना मृत्यु का लक्षण है। प्रेमचंद के इस कथन से हम साहित्य के प्रति उनके नजरिए से परिचित हो सकते हैं। ये सारी बातें इसलिए की गई ताकि जब हम कर्मभूमि उपन्यास पर अपनी बातचीत आगे बढ़ाएं तो आप उसे और बेहतर ढंग से समझ सके। तो मित्रों, इसके आगे की जो बातचीत है वह हम अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।